शुरुआत करते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। केरल और तमिलनाडु जाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री की केरल में सुबह 10:30 बजे पलक्कड़ में रोड शो है। उसके बाद तमिलनाडु के सलेम में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कल भी तमिलनाडु में थे। कोयम्बटूर में एक बड़ा रोड शो उनका हुआ था। पीएम मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 400 पार लोकसभा की सीटें तभी संभव है जब वो और एनडीए दक्षिण में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और वहां का किला फतह करेंगे, और इसीलिए वो लगातार दक्षिण जा रहे हैं और वहां पर कार्यक्रम भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:30 बजे के करीब केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे और उसके बाद वो तमिलनाडु के सलेम में एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कल भी तमिलनाडु में ही थे। कोयम्बटूर में जबरदस्त रोड शो किया। जिस तमिलनाडु में पिछले आम चुनाव में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, वहां की धरती पर पीएम मोदी की रोड शो में उमड़े जन सैलाब ने विरोधियों की टेंशन बढ़ा दी है। तमिलनाडु के अलावा पीएम मोदी ने सोमवार को तेलंगाना और कर्नाटक का भी दौरा किया। कांग्रेस पर जमकर बरसे। कांग्रेस सत्ता हासिल करने के किसी भी हद तक जाने वाली पार्टी है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजियत वाली मानसिकता नहीं छोड़ी। आपको अपने वोट से कांग्रेस के विभाजनकारी मंसूबों को ध्वस्त करना है। प्रधानमंत्री कांग्रेस को घेर रहे हैं तो राहुल गांधी भी उन्हें लगातार जवाब दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री लगातार कोशिश करते हैं कि उनकी बातों को घुमा फिरा कर पेश किया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने एक गहरी सच्चाई बोली है। तो सियासी रण में आजकल शक्ति शब्द पर संग्राम चल रहा है। मुंबई की रैली में राहुल गांधी ने शक्ति शब्द पर एक बयान दिया और बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको अपना चुनावी हथियार बना लिया। अब राहुल गांधी ने तुरंत इस पर सफाई दी। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। शक्ति के मुद्दे पर पीएम मोदी ने जोरदार तरीके से घेरा तो राहुल गांधी ने पलटवार किया। मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। आज से ठीक 1 महीने के बाद लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। कल से नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और इसीलिए उम्मीदवारों को फाइनल करने की जो मुहिम तेज हो गई है। सोमवार से बीजेपी का जो मैराथन मंथन चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कोर कमेटी की देर रात तक बैठक चली। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, हरियाणा और सिक्किम को लेकर चर्चा हुई। मंथन उत्तर प्रदेश की बची हुई 24 सीटों के लिए एक एक नाम पर भी हुआ। सीएम योगी और दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ये तय हुआ कि अपना दल के खाते में 2 सीटें मिर्जापुर और सोनभद्र जाएंगी। साथ ही यूपी की बाराबंकी सीट पर टिकट वापस करने वाले उपेंद्र रावत की जगह नए चेहरे को टिकट दिया जाएगा। इलेक्शन मैनेजमेंट विषय समझते सीरियस है। इलेक्शन सीरियस विषय, इलेक्शन में सीरियस हाँ बहुत हम लंबा समय काली बसियार अच्छे, लंबा समय काली बसियार टाइम अलॉटमेंट हम टाइम हेल्ले में कोई। ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी होना है, लिहाजा ओडिशा को लेकर चुनावी रणनीतियों पर आज भी बड़ी बैठक होगी। चुनाव की तारीखें सामने आ चुकी हैं और कांग्रेस और बीजेपी की 2 लिस्ट भी सामने आ चुकी हैं। अब तीसरी लिस्ट का इंतजार है और बड़ी खबर यह है कि आज कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक होगी। 60 नामों पर मुहर लग सकती है और इसके अलावा जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसकी घोषणा भी हो सकती है। शाम 4 बजे कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक।
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी का जो मुख्य फोकस है वो महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और जम्मू कश्मीर में है, जहां पर सहयोगी दलों के साथ सीटों के समन्वय को लेकर बातचीत होनी है और इसके लिहाज से सीईसी और सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक होनी है, जिसमें घटक दलों के साथ कांग्रेस सब कुछ फाइनल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अब तक 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिनमें कुल 82 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। आज शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में तीसरी लिस्ट फाइनल करने के लिए सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं, जिसके बाद 20 मार्च तक लिस्ट का ऐलान हो सकता है। आज एक और जहां कांग्रेस की तीसरी लिस्ट पर सीईसी में मंथन होगा, तो वहीं दूसरी ओर उससे पहले घोषणा पत्र पर पार्टी की सबसे बड़ी कमेटी सीडब्ल्यूसी मुहर लगा सकती है। आज कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी की ये बेहद अहम बैठक सुबह 10 बजे होनी है। सूत्रों के मुताबिक घोषणा पत्र में कांग्रेस के 5 न्याय, युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय पर जोर की संभावना है। युवाओं को प्रशिक्षण के साथ मानदेय, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून, जाति जनगणना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और अग्निपथ योजना को खत्म करने जैसे कई बड़े वादे कांग्रेस कर सकती है। आइए बिहार की बात करते हैं। वहां पर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ चुका है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये भी साफ हो गया है कि बीजेपी और जेडीयू की नजर में चिराग पासवान ही रामविलास पासवान के असली सियासी वारिस हैं। अब सबकी नजरें पशुपति पारस पर हैं। सीट शेयरिंग में चिराग का सिक्का चल गया और चाचा का खेल खराब हो गया। पशुपति पारस के हाथ एक भी सीट नहीं लगी। अब सबकी नजरें पारस पर हैं कि अब वो क्या फैसला लेते हैं। वैसे आज सुबह 11:30 बजे पारस अपनी रणनीतियों का खुलासा करेंगे। सीट बंटवारे में चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें आई हैं, जिनमें वैशाली, हाजीपुर, खगड़िया, जमुई, समस्तीपुर शामिल हैं। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी 17 सीट और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एलजेपीआर 5 सीट, एचएम 1 सीट और आरएलएम भी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार ये जो नारा है वो जमीन पर उतारेंगे। बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में एनडीए गठबंधन लेके आए। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी हलचल सामने आ रही है। गठबंधन जो है एनडीए का, उसमें एमएनएस शामिल हो सकती है और इन अटकलों को बल तब मिला जब देर रात राज ठाकरे दिल्ली पहुंच गए। बताया जा रहा है कि उनकी आज प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हो सकती है। इस बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि प्रिया दत्त शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकती हैं, उसका दामन थाम सकती हैं और इसी बीच राज ठाकरे के भी वहां पर जाने की बात है और ये एक बिल्कुल नया इक्वेशन बनता दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में। अटकलें हैं कि महायुति में राज ठाकरे की एंट्री हो सकती है। एमएनएस चीफ देर रात दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। अमित शाह या पीएम मोदी से उनकी मुलाकात की संभावना है। अगर राज ठाकरे की एनडीए में एंट्री होती है तो एमएनएस के खाते में दक्षिण मुंबई की सीट जा सकती है। हालांकि खबर है कि राज ठाकरे 2 सीटों की डिमांड रख सकते हैं। राज ठाकरे की एनडीए में एंट्री के अटकलों के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए आज देवेंद्र फडणवीस, प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। महायुतीमध्ये कुठलाही विवाद नाही, काही चिंता करू नका, योग्य वेळी निर्णय होईल। महाराष्ट्र को लेकर एनडीए में जारी हलचल के बीच बड़ी खबर कांग्रेस खेमे से भी आ रही है। सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। दिवंगत अभिनेता और कांग्रेस नेता सुनील दत्त की बेटी, कांग्रेस की पूर्व सांसद प्रिया दत्त कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम सकती है। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी की कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी की जांच की आज केजरीवाल तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अब तक की जांच में ईडी ने जो खुलासे किए हैं उससे चुनावी तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईडी की जांच में के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल का नाम भी जुड़ गया है। ईडी ने दावा किया है कि नई आबकारी नीति से लाभ उठाने के लिए के कविता ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे आप नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची।
आरोप है कि आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए का पेमेंट भी किया गया। इसके बदले के कविता और उनके सहयोगी का प्लान शराब नीति में बदलाव से प्रॉफिट में वसूली का प्लान था। ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बन के रह गए। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं है। भ्रष्टाचारी और अपराधी के साथ सहानुभूति नहीं, कड़ाई से पेश आना चाहिए। ईडी के इस दावे के बाद सियासत में खलबली मच गई है। शराब घोटाला केस में अब तक आपके मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और आइए बात करते हैं रंगों के त्योहार की यानी कि होली की, जिसमें अभी तकरीबन एक हफ्ते का वक्त बाकी है, लेकिन मथुरा, वृंदावन, बरसाना ये सब रंगों में सराबोर है। कुछ लोगों को ये तस्वीरें हैरान कर सकती हैं, चौंका भी सकती हैं, लेकिन ये वो परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। एक ऐसा रिवाज है जिसकी दुनिया दीवानी है। ये ब्रज की लठमार होली है। बरसाने की फिजाओं में फिर खुशियों के रंग दिखे। लाठियों की हर चोट के साथ उठती प्रेम और मस्ती की तरंग दिखी। हाथों में ढाल लेकर पुरुष यानी हुरियारों ने कृष्ण के सखा ग्वालों का रूप लिया और लाठियां बरसाने वाली महिलाओं यानी हुरियारिनों ने रूप लिया राधा रानी की सखियों का। और लाठी ढाल के इस मुकाबले के साथ हुआ लठमार होली का जलसा। सबसे न्यारी और अनोखी होली है ये, जहां लाठी खाने वाले खुशी से झूमते हैं और लाठी बरसाने वाली महिलाएं मुस्कुराती हैं। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। ईडी ने जो कोर्ट में रिमांड रिपोर्ट पेश की है, उसके मुताबिक आबकारी नीति बदलने के लिए आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे और इस पूरे कथित घोटाले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं कि कविता ही ईडी की तरफ से बताई गई। दिल्ली का शराब घोटाला, क्या ईडी को मिल गए सबूत? किसने किसको दिया 100 करोड़ का घूस? दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के 9 समन भले ही ठुकरा चुके हों, वो भले ही दावा कर रहे हों कि शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ था, लेकिन मामले की जांच में जुटी ईडी के हाथ कई सबूत लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की शराब नीति को बदलने के लिए करोड़ों की घूसखोरी हुई थी और इसमें आम आदमी पार्टी के आला नेताओं की साउथ के शराब कार्टेल से मिली भगत थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बढ़ जाएंगी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें? क्या के कविता ने रची थी साजिश? किसको दिए गए 100 करोड़ रुपए? जी हाँ, सूत्रों की माने तो ईडी के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जिनसे जल्द ही पूरे शराब घोटाले से पर्दा उठ जाएगा और पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी ने कोर्ट में के कविता के खिलाफ जो रिमांड कॉपी पेश की, उसके मुताबिक दिल्ली शराब नीति बदलने के लिए के कविता ने साजिश रची थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि शराब लॉबी साउथ ग्रुप के जरिए के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेता को 100 करोड़ का घूस दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये पैसे साउथ ग्रुप ने आप नेता विजय नायर को एडवांस में दिए थे। विजय नायर इस पूरे ही मामले में केजरीवाल और सिसोदिया के फ्रंटमैन के तौर पर बात कर रहे थे। बताया जाता है कि इस रिश्वत के बदले में विजय नायर ने साउथ ग्रुप की शराब के थोक व्यापार में हिस्सेदारी को पक्की करने का काम किया। खास बात यह है कि ईडी को पता चला कि साउथ ग्रुप शराब लॉबी के मुख्य लीडर के कविता के। ईडी ने इसी 15 मार्च को तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया था। वो 7 दिन की ईडी की हिरासत में है। ईडी ने 2021-22 में नई शराब घोटाले के मास्टरमाइंड के तौर पर के कविता का नाम लिया, जो साउथ का शराब कार्टेल चलाती हैं। के कविता के अलावा इस ग्रुप में जेल की हवा खा रहे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, एम श्रीनिवास सुलू रेड्डी, सारथ रेड्डी, राघव मंगुटा शामिल थे। इस ग्रुप को संचालित करने वाले अरुण पिल्लई, बच्ची बाबू और अभिषेक बोइनपल्ली हैं।
प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि 2021-22 की दिल्ली शराब नीति में थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण तरीके से 12% लाभ मार्जिन और खुदरा रिटेलर के लिए 185% लाभ मार्जिन के साथ दी गई थी। ईडी के मुताबिक के कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत उनकी कंपनी इंडो स्पिरिट्स को दिल्ली शराब व्यापार में घुसने का मौका मिला। ईडी ने कोर्ट में जो रिमांड कॉपी पेश की है, उसमें और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी ने कोर्ट के सामने के कविता के सीए बुट्टी बाबू और राघव मंगूटा के बीच की चैट भी रखी। उसके सपोर्ट में बुट्टी बाबू का वो बयान भी कोर्ट के सामने रखा, जिसमें उसने माना कि उसकी और अन्य लोगों के बीच नई आबकारी नीति को लेकर चैट हुई थी। जिस चैट में वो के कविता को मैडम के नाम से संबोधित कर रहा था, उसी चैट में के कविता को 33% हिस्सेदारी की बात भी हुई थी। इसके अलावा जांच एजेंसी ने खुलासा किया है कि 2021 और 22 में कविता ने करीब 10 फोन बदले। ईडी को अंदेशा है कि ऐसा उन्होंने डिजिटल सबूतों को खत्म करने के लिए किया था। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि के कविता दिल्ली शराब घोटाले में पूरी तरह से सक्रिय रूप से शामिल थी। ईडी की रिमांड रिपोर्ट आने के बाद सियासत फिर से गरमाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छुपकर चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को धमकाने की कोशिश की जाती है, डराने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल साफ है कि ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने विरोधियों के अगेंस्ट। 2012 में उन्होंने हमें कहा था, जनता को कहा था कि अगर मेरे ऊपर आक्षेप भी आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या मुझे जेल में डाल देना। ये समय आ गया है कि उनको इस्तीफा देकर के ईडी को फेस करना चाहिए। आम आदमी पार्टी शराब घोटाले की फांस में फंसी हुई है। वो भले ही कहे कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस पूरे ही मामले में पिछले साल फरवरी में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। वहीं नवंबर 2023 में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और अब के कविता की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई में 2 दिनों पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली में इंडिया गठबंधन के दिग्गजों को उतारा, उनको बुलाया, आमंत्रित किया और वहां पर एकजुटता दिखाई। लेकिन पार्टी की महाराष्ट्र इकाई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ पार्टी के कई दिग्गजों के पाला बदलने का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का पेच भी सुलझता दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव के ऐलान के बाद जैसे जैसे सियासी पारा गर्माता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लोकसभा सीटों के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है, चाहे वो एनडीए की महायुति हो या फिर इंडिया गठबंधन का महाविकास अघाड़ी। दोनों ही गठबंधन में जहां एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची अब भी जारी है, वहीं नेताओं के पाला बदलने से भी टेंशन बढ़ती जा रही है। अब जरा इन चेहरों पर गौर कीजिए। बाबा सिद्दीकी करीब 46 साल कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद एनसीपी अजित गुट का दामन थाम लिया। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के पूर्व सांसद ने शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन की। तो सबसे बड़ा चेहरा है अशोक चव्हाण, जो सीएम रह चुके हैं। उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। ये तो वो चर्चित चेहरे हैं जिन्होंने चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के और भी कई नेता और विधायक हैं जो अपनी अपनी पार्टी छोड़ सत्ताधारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें एक और नाम जुड़ने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता प्रिया दत्त कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम सकती है। प्रिया दत्त दिवंगत अभिनेता और कांग्रेस नेता सुनील दत्त की बेटी और एक्टर संजय दत्त की बहन है। प्रिया दत्त 2009 में मुंबई उत्तर मध्य सीट से कांग्रेस सांसद रही। 2014 और 2019 में दोनों बार बीजेपी की पूनम महाजन से हार का सामना करना पड़ा। एक और जहां विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में भगदड़ मची है, गठबंधन के तीनों दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने में लगा हुआ है। खबर है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी जल्द एनडीए का हिस्सा बन जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि राज ठाकरे लोकसभा की कम से कम 2 सीट की मांग कर रहे हैं। ऐसी संभावना है कि उन्हें दक्षिण मुंबई की सीट
दी जा सकती है। इस सिलसिले में बात करने के लिए राज ठाकरे दिल्ली पहुँचे हैं। उनकी बीजेपी नेताओं से कल रात में मुलाकात होनी थी, जो बीजेपी की कोर कमेटियों के साथ देर रात तक चली बैठक की वजह से नहीं हो पाई। लिहाजा राज ठाकरे की बीजेपी के आला नेताओं से आज मुलाकात होगी। एनडीए में सीट शेयरिंग आखिरी दौर में है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली में है। इसके अलावा एनसीपी अजित गुट से प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार ने भी सीट शेयरिंग पर अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने महाराष्ट्र महायुति का फॉर्मूला तय कर दिया है, जिसके मुताबिक बीजेपी को 32, शिवसेना शिंदे गुट को 12 और एनसीपी अजित गुट को 4 सीटें मिलेंगी। बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि शिंदे और अजित गुट कुछ और सीटें देने की मांग कर रही है। महायुति मध्ये कुठलाही विवाद नाही, काही चिंता करू नका, योग्य वेळी निर्णय होईल। एक और जहां महायुति में मामला तकरीबन तय होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र को लेकर जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसके मुताबिक ठाकरे गुट को 22, कांग्रेस को 16 और एनसीपी शरद पवार गुट को 10 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि कांग्रेस के ज्यादा सीट मांगने से पेच फंसा हुआ है, साथ ही कुछ खास सीटों को लेकर भी पेच उलझा हुआ है। सांगली का हमारा डिसाइड है, हमारे विशाल पाटिल वहाँ के उम्मीदवार रहेंगे और वो जगह कांग्रेस लड़ेगी। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी से पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये मामला सुलझता है या फिर और भी पाला बदल होगा। तो देखिए, बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में बात पक्की हो गई है, यानी कि तमाम बैठकों और मान मनव्वल के बाद आखिरकार बीजेपी जेडीयू ने मामला सुलझा लिया है। गठबंधन में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी टिकट मिला है। चिराग पासवान की दमदार वापसी हुई है, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस के हाथ लगी है तो सिर्फ निराशा। बिहार में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, देखिए इस रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना वो जगह है जहां इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई। पटना वो जगह है जहां आरजेडी की रैली में पहली बार इंडिया के दिग्गज नेताओं ने मंच साझा किया था। उसी बिहार से इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा था, जब नीतीश कुमार गठबंधन से एक झटके में हट गए थे। लेकिन तेजस्वी एकजुटता की मशाल जलाए रखने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। वो बिहार में एनडीए को पछाड़ने के लिए दमखम लगा रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग के पेच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव की आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत होने वाली थी, लेकिन वो फिलहाल टल गई है। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर 17 मई को मुंबई में तेजस्वी की कांग्रेस के आला नेताओं के बीच चर्चा हुई थी। फॉर्मूले के मुताबिक बिहार की कुल 40 सीटों में से आरजेडी 28, कांग्रेस 9 और वाम दल 3 सीटों पर लड़ सकते हैं। हालांकि इस फॉर्मूले और कुछ खास सीटों को लेकर पेच अब भी उलझा हुआ है। कांग्रेस 10 सीटों को लेकर दबाव बना रही है, जबकि आरजेडी उसे 9 सीट देना चाहती है। इसी तरह वाम मोर्चा कम से कम 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहता है, लेकिन आरजेडी का प्लान उसे 3 सीट देने का है। बेगूसराय, पूर्णिया और काराकट सीट पर अभी तक सुलह नहीं हो पाई है। बेगूसराय पर पिछली बार कन्हैया कुमार लेफ्ट के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, अब वो कांग्रेस में है। पूर्णिया की सीट पप्पू यादव के लिहाज से अहम है और काराकाट पर पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे का दावा है। सुपौल से कांग्रेस बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले अनुपम को टिकट देना चाहती है। इसके अलावा पशुपति पारस और मुकेश सहनी की पार्टी से गठबंधन के आसार भी बढ़ गए हैं। ऐसे में उनको लेकर भी इंडिया गठबंधन में चर्चा चल रही है। अब अगर पशुपति पारस और मुकेश सहनी इस गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो परेशानी थोड़ी और बढ़ सकती है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इसी हफ्ते सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल कर लिया जाएगा। 2-3 दिनों में सारी चीजें तय हो जाएंगी। अंतिम चरण में है ना, एक आध सीट को लेकर के बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा।
उधर तमाम बैठकों और मान मनोबल के बाद आखिरकार एनडीए ने सीट बंटवारे की समस्या सुलझा ली है। पिछली बार की तरह बीजेपी इस बार भी 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि जेडीयू के कोटे से 1 सीट कम हुई है। इस बार वो 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी को हाजीपुर समेत 5 सीट दी गई है। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट मिली है, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम के हिस्से में भी 1 सीट आई है। लेकिन इस बंटवारे में पशुपति पारस का हाथ खाली रहा, उन्हें 1 भी सीट नहीं मिली। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का धन्यवाद, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद। रणभूमि में हम लोग उतरेंगे और 400 के लक्ष्य में बिहार की 40 सीटें जीत कर हम लोग देंगे, ये विश्वास है। सभी लोग मिलकर लड़ेंगे। एनडीए पूरी तरह 5 पार्टियों के गठबंधन के साथ बिहार के चुनाव में जाएंगे। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 सीट है वो 2024 में एनडीए गठबंधन लेके आएगा। पिछली बार एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नवादा सीट पासवान की पार्टी से वापस ली गई है। इस बार नवादा सीट पर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी, जबकि बीजेपी ने अपने हिस्से की शिवहर सीट जेडीयू को दे दी है। आरजेडी छोड़कर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू में शामिल हुई है। माना यह जा रहा है कि उन्हें इस सीट से जेडीयू प्रत्याशी बनाएगी। जेडीयू को शिवहर सीट देने के बाद उसके हिस्से की 2 सीटों को सहयोगियों में बांटा गया है। पहली गया लोकसभा सीट है जो जीतन राम मांझी के हिस्से में गई है, और दूसरी काराकाट जिसे उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में डाला गया है। पार्टी को मजबूत करने आए, 1 सीट नहीं 40 सीट जीतना है। हमारा उद्देश्य लोकसभा का 40 सीट जीतना है। एनडीए में सीटों के तालमेल के बाद जारी अटकलों पर विराम लग गया, लेकिन पशुपति पारस की क्या रणनीति होगी, आज वो खुलासा करेंगे कि वो एनडीए में बने रहेंगे या फिर महागठबंधन से जुड़ेंगे।